Hello everyone. I hope everyone is fine and doing good. So today we will deal with the Contract Act. As it is my first video lecture, so I hope everyone would like it. And please do not forget to subscribe my channel and please be like and share. So without wasting time, we will move further. So let's begin. So कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में प्रोमिस करती हैं या फिर कोई एग्रीमेंट बनाती हैं टू फुलफिल द ओब्लिगेशंस और टू फुलफिल द राइट्स एंड ओब्लिगेशंस। सो जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो दे कम्स अंडर द ओब्लिगेशंस टू फुलफिल द राइट्स between themselves which was formed to perform the act now or in a future terms. We call it as a contract. सो इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ऑल एग्रीमेंट्स होते हैं वो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कहलाए जाते हैं। सो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट defines the contract in section 2 subsection h, where it defines the agreement which is enforceable by law is a contract, valid contract. So many jurists has defined the contract in a valid terms as Sir John William Salmon, who defined the contract is a creation where the obligations between the two or more parties is there. सो द कॉन्ट्रैक्ट तब फॉर्म होता है जब भी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अपना प्रपोजल या ऑफर रखती है और दूसरी वाली पार्टी के साइड से देयर इज अ एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस जो चीज है वो शुड बी देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, देन इट कम्स द कॉन्ट्रैक्ट और देन इट फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। सो विदाउट एक्सेप्टेंस देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। So now comes the proposal. Basically in Hindi we call proposal as a प्रस्ताव। जब हम किसी पार्टी को अपना कोई प्रस्ताव रखते हैं तो कोई वो जरूरी नहीं है कि वो सामने वाली पार्टी उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या उसे करना चाहिए। इट इज हिज ओन राइट टू accept that proposal or to reject that proposal. So it defines in Indian Contract Act in section 2A, where it defines that when person will signify to another person his willingness to do or not to do something with a view to obtain the assent of such person to such an act or abstain, he said to make a proposal or an offer. और जब सामने वाली पार्टी अपना प्रपोजल रखती है और जो दूसरी पार्टी है उसे एक्सेप्ट करती है तो वी कॉल इट एज अ प्रोमिस विच वाज डिफाइंड इन सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 4 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो इट डिफाइंस दैट द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल कंप्लीट्स व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू होम इट इज मेड। जब सामने वाली पार्टी के नॉलेज में वो पता चल जाता है कि वो बात से ऑफर उसके लिए है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। सो रिवोकेशन कब होती है? तो सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस फॉर रिवोकेशन ऑफ अ ऑफर। इट टेल्स दैट द रिवोकेशन ऑफर कंप्लीट्स बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ऑफर से एक्सेप्ट होने से पहले वो रिवोक हो सकती है, लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है उस ऑफर की, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवोक दैट ऑफर। सो वेन्स द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट पॉसिबल। एक्सेप्टेंस, सो बेसिकली एक्सेप्टेंस कब होता है? जब सामने वाली पार्टी आपको कोई प्रस्ताव रखती है तो इट इज योर फुल राइट टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल और ऑफर। जो उसने प्रस्ताव रखा वो आपका फुली राइट है कि आपको प्रस्ताव एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। जब आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो then acceptance becomes your promise. So once acceptance is there, it is your fully right to fulfill your legal duties. So once acceptance is there, you cannot revoke the proposal. So tender and auctions. Tenders are basically a sealed bids जो सिर्फ एक सेलर के ही पास सबमिट होता है। Then seller picks the winning bid at the end of the sale.
and the buyers do not see any other offers that has been made, and buyers can submit more than one bid but cannot withdraw a bid once it has been submitted. एंड ऑक्शंस क्या होता है? ऑक्शंस बेसिकली होता है कि आपने देखा होगा बोली लगाई जाती है. वी कॉल इट एज अ ऑक्शन, एज इट इज अ सेल वेयर इक्विपमेंट्स इज अवॉर्डेड टू अ हाईएस्ट बिडर. Buyer can submit bids up to the deadlines of the auctions, as there are some lots may be extended through the bidding process, either in open or in a closed format. Now comes the agreement. Agreement basically होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला के एग्रीमेंट बनता है. So it defines in a section 2E of the Indian Contract, where it defines that the every promise and every set of a promise forming the consideration for each other, we call it as an agreement. It means A promised to B to sell his laptop for 25,000 or B accept to purchase it for the said amount. Here A and B, they are promisor and promise comes into an agreement, as B offers, A offers and B accept. So it comes the agreement between the two for the sale of their laptop. एग्रीमेंट बेसिकली दो या दो से ज्यादा बंदों के साथ बनता है. जब देयर विल बी टू और मोर पर्सन्स और देयर ये टू और मोर पर्सन्स पार्टी मेड अ प्रपोजल. जब कोई एक से या दो से ज्यादा पार्टी प्रपोजल फॉर्म करती है और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, तो वी कॉल इट एज ए एग्रीमेंट. देन व्हेन एग्रीमेंट मेक्स, वी कॉल इट एज अ प्रोमिस. सो द एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वैलिड एग्रीमेंट, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच टेल्स दैट द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेकंड इज अ वॉइड, जो कि शुरुआत से ही, बिगनिंग से ही वो वैलिड एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, वो इलीगल होता है. सो दे आर, वी कॉल इट एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू अ वॉइड एग्रीमेंट. नाउ वी विल डिफाइन सम टर्म्स. इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कम्स, वी कॉल एज अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. void contract, as we have studied in an earlier slide, that is a contract which is illegal from the beginning. And voidable contract, so voidable contract are unlike void contract in the sense that one party is bound by the contract and the unbound party is capable of terminating the contract as they are bound to do it. An illegal contract, an agreement which is enforceable by law, we call it as a illegal contract. So section 24 से section 31 and section 56 of Indian Contract Act वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि दीज आर सम सेक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड फ्रॉम सेक्शन 24 to 31. These are some of the sections as which are agreement without constraints to marriage, agreements in restraints to trade, agreements with the minor. So these are some of the sections which are declared as a void. So you have to read this and go through. So basically standard form of the contract क्या होता है? Standard form of the contract होता है जब भी किसी पार्टी के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, तो एक पार्टी के द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशंस जो होते हैं सेट बाय वन ऑफ द पार्टीज, एंड द अदर पार्टी हैज लिटिल और नो एबिलिटी टू नेगोशिएट मोर फेवरेबल टर्म्स. सो this gives a unique opportunity to joint company to exploit the weakness of the individual by imposing upon him terms. सो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में ऑनलाइन चीज़ें, सारी चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, तो वो भी एक तरीके, आप किसी भी कंपनी से कोई चीज़ बाय करते हैं ऑनलाइन, तो जो सेलर होता है वो आपको इंटेंड करता है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, और आप उस प्रोडक्ट को देख के परचेज करना चाहते हैं. तो जब आप उस पर, जैसे कि आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उस पर एग्री का ऑप्शन आता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप, इट इज़ द ऑप्शन फॉर यू टू इंडिकेटिंग द एक्सेप्टेंस फॉर देयर टर्म्स. जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उसकी कंडीशंस
और उसके टर्म्स के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, तो बेसिकली ये भी एक तरीके का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है. इट इज़ द एडवांस यूज ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो thank you guys. So do not forget to subscribe and like this channel for the upcoming video lectures. Thanks a lot.